स्टूडेंट्स एंड आई होप ऑल आर गोइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका BPSC 110 वैश्विक राजनीति। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। ये पेपर है आपका दिसंबर 2023 का और ये BA ऑनर्स पोल साइंस के जो BA ऑनर्स के बच्चे हैं ये उनका पेपर होने वाला है। और जो हिंदी में भी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो। तो BPSC को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पेपर है आपका, फटाफट से मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 मार्क्स होने वाले हैं इसमें, और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा, ठीक है। इतनी सी बेसिक आपने इन्फॉर्मेशन ले ली है। बाकी इसमें आप देख सकते हो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने। 2 भाग है इसमें, खंड 1 और खंड 2, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2। और पार्ट 1 में से कम मतलब हर एक पार्ट में से कम आपने 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट में से आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए और यू आर डन, ऐसा नहीं है। दोनों पार्ट में से आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, वो कंपलसरी है। तो चलो पहले फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। नहीं, वीडियो तो स्टार्ट हो ही गई है, पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, पहला पेपर है, क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण और संप्रभुता के बीच संबंधों की जांच कीजिए। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण क्या होता है और संप्रभुता क्या होता है। वैश्वीकरण तो सबको पता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हो गया वैश्वीकरण। और संप्रभुता क्या होता है, हो सकता है बहुत से बच्चों को संप्रभुता की मीनिंग ना पता हो, तो पहले आपको ना इन दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता का मतलब होता है किसी भी राज्य की सर्वोच्च सत्ता, ठीक है, राज्य की सर्वोच्च सत्ता। और इसका मतलब क्या होता है वैसे अगर देखा जाए तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी राज्य की सबसे एक खास विशेषता होती है। इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी राज्य के पास अपनी सीमाओं के अंदर कुछ भी करने की फ्रीडम होती है ना, फ्रीडम होती है। और फिर आप दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति या समुदाय राज्य से ऊपर नहीं होता है, स्टेट सबसे ऊपर होता है, ठीक है। और राज्य जो है, जो स्टेट है, वो अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति अपने हितों के अनुसार करते हैं। ये तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये इस चीज़ की मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। जब आप आंसर लिखोगे ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, एक तरफ वैश्वीकरण लिख दिया, दूसरी तरफ आपने संप्रभुता लिख दिया, और इनके बीच में आप सब इन दोनों की विशेषताएं लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल संप्रभुता की बता रही हूँ। दूसरा है कि आप ये बोल सकते हो कि स्टेट अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करे, इस पर जो है वो नज़र रखी जाती है कि कोई भी स्टेट अपने जो लोग हैं उस स्टेट में रहने वाले, वो किस तरह से उनके साथ ट्रीट करना है स्टेट को, उस पर नज़र रखी जाती है। फिर ये होता है कि फोर्थ पॉइंट आप ये डाल सकते हो कि जैसे इसको इंग्लिश में सोवर्निटी बोलते हैं, तो ये ना लैटिन भाषा के स्प्रेनस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है सर्वोच्चता। तो इस तरह से छोटी छोटी आप ये डेफिनेशन दे सकते हो। और हाँ, आप ये ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। फिर ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में आप लिख देना। बाकी जो है आप इन दोनों के बीच में ना संबंध बताने हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ये बता दिया कि संप्रभुता क्या है, ये इसकी जो डेफिनेशन हो गई। एक तरह से वैश्वीकरण आप कर लेंगे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो बताने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से सुन लेना थोड़ा। हाँ जी, तो हम अब इनके बीच में ना रिलेशंस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हो कि नंबर 1 करके कि वैश्वीकरण की वजह से संप्रभुता की जो वेस्टफैलियन संवैधानिक अवधारणा को कमज़ोर किया जा रहा है। दूसरा है कि आप वैश्वीकरण की वजह से राज्य कानून को बदलने में तेज़ी आ रही है, ठीक है। जो स्टेट के जो लॉज होते हैं ना, स्टेट लॉज, उनको बदलने में, उनको तेज़ी से चेंज किया जा रहा है, आप ये लिख सकते हो। फिर वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट के जो लॉज होते हैं ना, और जो ग्लोबलाइजेशन के अपने लॉ होते हैं, उनके बीच ना थोड़ा सा जो डिफरेंस है, जो डिफरेंसेस हैं उनको, वो जो है कम होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप ये बोल सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही किसी देश की आज़ादी, मतलब कोई भी कंट्री वो पूरी तरह से ना आज़ादी से अपना काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया ना, तो जो एक अगर मान लो एक पर्टिकुलर कंट्री होती है, अगर उस पर वहाँ पर वो वैश्वीकरण का उस पर कोई असर नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहती है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना कि एक पूरा समुदाय, एक विश्व को पूरा समुदाय बना लिया। अब जैसे घर में रहते हैं, हम एक फैमिली में रहते हैं, है ना। तो अगर मान लो कोई
वैसे तो देखो सबको फ्रीडम होती है, बट फिर भी जब घर में सारे सदस्य एक साथ रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहती है। कोई एक इंसान अपनी मर्ज़ी से एक डिसीज़न नहीं ले पाता है, कहीं ना कहीं बाकी लोग भी उसमें इंटरफेयर करते हैं। क्लास का हो गया या ऑफिस का हो गया, इस तरह से। तो वही हाल यहाँ पर होता है कि कोई जो पर्टिकुलर कंट्री होती है ना, वो फ्रीली अपना डिसीज़न नहीं ले सकते। तो इसकी वजह से भी ना इन दोनों के बीच में थोड़ा सा जो आज़ादी पर जो है ना, वो आज़ादी की जो कैपेसिटी होती है, उसकी क्षमता पर असर पड़ता है। फिर आप ये बोल सकते हो कि तीसरा पॉइंट आप ये बना लो कि वैश्वीकरण की वजह से किसी देश की मूल संस्कृति, जो उसकी मूल संस्कृति होती है ना, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? अब मान लो जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, हम इंडियन है, हमारा अपना एक कल्चर है, बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि वेस्टर्न कल्चर भी हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट पूरी तरह से आ चुका है। तो वो एक तरह से हमारे कल्चर को ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं ये चीज़ें। ठीक है। फिर आप फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना किसी देश को अपने राज्य से जुड़े कोई भी जो इम्पोर्टेंट फैसले लेने पड़ते हैं, इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं ना, उनको खोना पड़ता है, वो ले नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरफेयर रहेगा। ठीक है। फिर आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ लिख देती हूँ मैं फिफ्थ पॉइंट करके, कि वैश्वीकरण की वजह से या ग्लोबलाइजेशन की वजह से किसी भी देश की जो सीमाएं होती हैं ना, उन पर भी असर पड़ता है। कैसे पड़ेगा? कि जब ग्लोबलाइजेशन ही हो गया तो आप अपनी सीमाओं को कहाँ तक कंट्रोल कर पाएंगे? आपको मजबूरन अलाउ करना पड़ेगा अन्य देशों के लोगों को अपने देश में आने के लिए। यू हैव टू वेलकम देम। ठीक है। तो आप चाह कर भी ना उनको रोक नहीं सकते हो। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर हो जाता है कि किसी भी देश के जो निजी हित होते हैं, निजी हित, पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं ना, वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है ना। फिर जो ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेसी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेसी के जो बीच का संबंध है ना, वो हमेशा उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि ना तो आप डेमोक्रेसी फ्रीली काम कर सकती है ना, और ग्लोबलाइजेशन उसको करने नहीं देगा। तो ये चीज़ें कहीं ना थोड़ी सी चलता है इनमें। ठीक है। फिर थोड़ा सा आप इतना ये भी बता सकते हो कि वैश्वीकरण से जुड़े हुए कुछ और चीज़ें अगर बताना चाहो कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो उसका मतलब है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकरण, है ना। और दूसरा कर सकते हो कि सीमा पार व्यापार और निवेश बढ़ता है। जो क्रॉस बॉर्डर जितने भी जो बिज़नेस होता है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है, वो चीज़ें ग्रो होती हैं, जाहिर सी बात है। फिर है कि वैश्वीकरण से या ग्लोबलाइजेशन से विचारों और प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान होता है। कैसे होगा विचारों का? जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहाँ का लिटरेचर पढ़ेंगे, तो इस तरह से, और जब आप किसी से मिलते हो बाहर जाके या कहीं पर भी, है ना, तो आपके अपने थॉट्स बनते हैं और आप दूसरों के थॉट्स जो है सुनते हैं कि क्या सब चल रहा है। और दूसरा है कि जो टेक्नोलॉजी जो भी है वो उसका आदान प्रदान होता है। कैसे? जब आप कहीं जाओगे तो नई नई चीज़ें सीखोगे, अपने आप से अदर कंट्रीज जो है वो आपसे सीखेगी नई नई चीज़ें। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ भी होता है और इंक्रीज़ भी होती है, और ये चीज़ें हम एक दूसरे से सीखते भी हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ उनके महत्वपूर्ण कार्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है जी, कर लेते हैं। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया है ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि WTO होता क्या है। WTO होता है एक विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाता है और उसको रेगुलेट करता है, उन चीज़ों को। अब ये है कि ये काम क्या करता है, इसका काम क्या है WTO का, इसका क्या काम है? इसका काम है विश्व व्यापार संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कुछ लॉ बनाता है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो समझौते होते हैं उन पर बातचीत करता है और व्यापार विवादों का समाधान भी करता है। मतलब कि जो आपके जो लॉज बने हैं किसके लिए? बिजनेस के लिए। जो बिज़नेस से रिलेटेड लॉज बने हैं ना, उनके बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो उन चीज़ों का ये निवारण करता है, समाधान करता है। घरेलू व्यापार नीतियों पर निगरानी रखना और समीक्षा भी करता है। विकासशील देशों
को विश्व व्यापार संगठन के नियमों का अनुपालन कराने में, मतलब जो विकासशील देश है ना, जैसे हमारा देश है, हमारा देश विकासशील देश है, तो जितने भी विकासशील देश हैं उनको ये हेल्प करता है कि वो WTO के जितने जितने भी कानून बने हैं बिज़नेस के लिए उनको ठीक से लागू करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, और काम कैसे करता है ये जो विश्व व्यापार संगठन है, वो सर्वसम्मति से काम करता है, जिसका अर्थ ये हुआ कि जो जितने भी इसके जो मेंबर्स होते हैं ना WTO के, उनकी राय, सबकी राय एक होती है। मतलब ये है कि जितने भी WTO में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उन सबकी राय एक मत से, मतलब उनके डिसीजन माने जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है इसके टारगेट। टारगेट क्या है? तो टारगेट्स में आप लिखोगे कि जो WTO है उसके संगठन का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना होता है कि व्यापार का जो एक फ्लो होता है वो ठीक से चले, सुचारू रूप से चले, ठीक है, और फ्री रहे, फ्रीली काम करे, उसको फ्रीडम हो अपने तरीके से काम करने की। इसका एक और उद्देश्य ये है कि जो भी व्यापार करने वाले जो लोग हैं ना, तो अपने अपने सदस्यों को व्यापार का उपयोग जीवन स्तर को, जो लाइफ वे ऑफ लिविंग है, उसको बढ़ाना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के अवसर पैदा करना और लोगों के जीवन में सुधार लाने में सहायता करना। ठीक है, फिर आप ये भी बता सकते हो कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। इसका हेड ऑफिस है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी, ये भी तो लिखनी पड़ेगी ना। इसकी हुई थी 1 जनवरी, आप इस तरह से लिख सकते हो, 1995 को। कहाँ पर हुई थी? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। अच्छा, इसके समझौतों में क्या क्या शामिल है? समझौतों में आप ये लिख सकते हो क्या क्या समझौते हैं इसके, कि विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में माल, सेवाएं, सर्विसेज, ठीक है, बौद्धिक संपदा और मानक, निवेश, ये सारी चीज़ इसमें शामिल है। तो इस तरह से आप बना के लिख सकते हो। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम आ गए। निम्नलिखित पर 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए। ये आपको यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर इस क्वेश्चन के हो गए, 10 इसके। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मर्केंटाइलिज्म, या फिर इसको आप बोलते हैं हिंदी में वाणिज्यवाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाणिज्यवाद क्या होता है कि वाणिज्यवाद जो है ना, एक आर्थिक सिद्धांत और व्यवहार था जो 16वीं से लेकर 18वीं सदी के दौरान यूरोप में, कहाँ पर बनाया गया था? यूरोप में प्रचलित था। इसमें जो गवर्नमेंट्स थी ना, गवर्नमेंट्स को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, ताकि जो देश की शक्ति बढ़ाई जा सके। वाणिज्यवाद से कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। आप ये बोल सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग कृषि, ठीक है, कृषि हो गया, कृषि के उत्पादन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी। ठीक है, दूसरा है कि व्यापारियों को नियमित और सुनिश्चित व्यापार पर जोर दिया जाता था। तीसरा आप लिख सकते हो कि सोने चांदी की जो जिसमें व्यापार होता था, गोल्ड में और सिल्वर में, ठीक है, इन चीज़ों पर जोर दिया जाता था कि ज़्यादा हो, उसका संगठन ज़्यादा अहम था। फिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना कमाने से देश ज़्यादा ताकतवर बनता है, ये इनकी सोच थी। वाणिज्यवादियों के अकॉर्डिंग वो ये सोचते थे कि जितना ज़्यादा गोल्ड इकट्ठा करेंगे उतना ज़्यादा किसी भी देश की ताकत बढ़ती है। फिर वाणिज्यवाद के कारण मुद्रा प्रचलन बढ़ा और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग जो सिस्टम था उसकी स्थापना हुई। ये आप इस तरह से वाणिज्यवाद में लिख सकते हो। फिर आपका है नव उदारवाद। इसका हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। पहले तो देखो नव उदारवाद होता क्या है। उदारवाद का ये ना एक संशोधित जो है एक मीनिंग है, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं ना, उनके अध्ययन में एक, मतलब ये कह सकते हो जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी रिलेशंस हो, जब कंट्रीज़ के जो एक रिलेशन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक जो है प्रभावशाली दृष्टिकोण होता है, आप इस तरह से बोल सकते हो। अब इसके बारे में आप कुछ और बातें करनी है, जैसे इन जो नव उदारवादी होते हैं ना, उनका ये मानना होता है कि किसी भी देश का लक्ष्य दूसरे देशों से सापेक्ष लाभ, सापेक्ष
लाभ के बजाय पूर्ण लाभ सुनिश्चित करना है। ठीक है, वो इस चीज़ को मानते हैं, सापेक्ष लाभ के बजाय पूर्ण लाभ को सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा ये कि राज्य के साथ साथ बहुराष्ट्रीय निगमों, ठीक है, आतंकवादी समूह हो गए जैसे, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी विश्व राजनीति में अहम भूमिका निभानी चाहिए अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हो कि नव उदारवादियों का ये भी मानना होता है कि राज्यों के बीच सहयोग की संभावना पर जोर दिया जाता है। ठीक है, फिर एक और पॉइंट किया जाएगा कि इनके अकॉर्डिंग आर्थिक, पर्यावरण, ठीक है, प्रौद्योगिक मुद्दे जितने भी होते हैं, ठीक है, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये नव उदारवादियों का मानना है। फिर है कि नव उदारवादियों का ये भी मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल जो फ्रीडम होती है, और स्वायत्तता, फ्रीडम, आज़ादी और स्वायत्तता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके हिसाब से, और है भी, सच बात भी है। ठीक है ना। फिर यह है कि व्यक्तियों को अपनी जीवन संपत्ति गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार होना चाहिए, ये बोलते हैं ये लोग। और नवोदारवादियों का ये भी मानना है कि राज्य कल्याणवाद के प्रचलित दृष्टिकोण को बदलना चाहिए, ये एक इनकी सोच है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर दूसरा ये है कि नव दक्षिणपंथी, रूढ़िवाद, लोक चयन सिद्धांत, वैश्वीकरण जैसे सिद्धांत और विचार नव उदारवादियों की, ये इनकी अपनी विशेषताएं हैं। तो ऐसे आप लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में टीएनसी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन में आ गए, इसको कर लेते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में टीएनसी क्या होता है? टीएनसी का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो लाभ को अधिकतम करना और अपने विक्रय बाजार को बढ़ाना होता है। ठीक है, यही कारण है कि जैसे जो टीएनसी वैश्वीकरण में रुचि दिखाते हैं, क्योंकि एक ना इनके अनुसार प्रभावी और मुक्त व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था के बिना यदि हम काम करने को सफल होने में सक्षम नहीं होंगे, ये इनका कहना है। ठीक है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी में हम टीएनसी की क्या भूमिका है वो हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पर ना आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि पहले तो मैं बता दूँ, टीएनसी मीन्स अंतर्राष्ट्रीय निगम को बोलते हैं हिंदी में। तो उदाहरण के लिए ना, जैसे कि आप इसके बारे में मानो भूमिका लिखना चाहोगे आप, तो पॉइंट वाइज लिख सकते हो। जब कोई कंपनी किसी अन्य देश में परिचालन मतलब व्यापार शुरू करके राष्ट्रीय कंपनी से टीएनसी में परिवर्तित हो जाती है तो एफडीआई, ठीक है, एफडीआई लेना पड़ता है उनको। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं और जो ग्लोबलाइजेशन है वो बढ़ती है। फिर है कि टीएनसी के आकार और संख्या में वृद्धि को व्यापार ब्लॉकों के निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं, जो किसी भी प्रकार के आयात निर्यात में जो बाधाएं आती हैं ना, उनको हटाने में, आर्थिक उदारीकरण को प्रोत्साहित करने में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उदारीकरण को प्रोत्साहित करने में, और सरकारी नीतियों में परिवर्तन करना, सरकारी नीतियों में परिवर्तन किस लिए? ताकि वो आयात निर्यात को सुगम बना सके। तो इन चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए टीएनसी का मतलब इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है, जिसमें पूंजी नियंत्रण और कानूनी प्रतिबंध हटाना, ये भी चीज़ शामिल होती है, ये इसके एजेंडों में शामिल होता है। फिर आप लिख सकते हो कि कंपनियां टीएनसी क्यों बनाती है, वाई टीएनसी बनाती क्यों? क्योंकि कंपनियों का जो लक्ष्य होता है ना, वो लाभ को अधिकतम करना होता है, ठीक है, लाभ को बढ़ाना होता है, और टीएनसी बनने से लागत कम करने या नए बाज़ारों में से अधिक राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलती है। ठीक है, फिर एक आप ये भी लिख सकते हो कि नया विदेशी परिचालन जब कम लागत वाले स्थान पर उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा हो जाता है, तो या फिर नए बाज़ारों तक पहुंच बनाने में और राजस्व बढ़ाने के लिए, एक तो बाज़ारों में पहुंच बढ़ाने से हो जाती, आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हो कि बाज़ारों में पहुंच बढ़ाने में, और दूसरा राजस्व बढ़ाने में। ठीक है, ये हेल्पफुल रहता है। फिर किसी भी कंपनी की अपनी उत्पादन प्रक्रिया से एक हिस्से को दूसरे हिस्से में ले जाने की प्रक्रिया होती है। तो ये इस तरह से ना, आप ये सारी की सारी, ऐसे तो मैं बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये आपने बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है, इसको देख लेना, अच्छे से करके जाना है इस वाले क्वेश्चन को। चलो सेकेंड पार्ट में आ गए हम लोग। सेकेंड पार्ट में आ गए हैं। अब इसमें भी देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना आपका, ये जो थर्ड क्वेश्चन था, इसमें भी 2 पार्ट्स आए हुए थे, दोनों पर
आपने 200 शब्दों में लिखना था। अब ऐसे ही इन द सेम वे आपका ये 5th क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में। तो निम्नलिखित पर 200 शब्दों में आपने संक्षिप्त टिप्पणियाँ करनी है। तो वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम और दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार। ये है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार दे दी मैं, ये हमेशा आता है। और जो ये 6th क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों हमेशा आते हैं, इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना इन पर। चलो पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ये कर लेते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम। इसको कर पहले तो ना इसकी डेफिनेशन समझो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में विचारों, अर्थों और मूल्यों को इस तरह से प्रसारित करना जिससे सामाजिक संबंधों का विस्तार और भी गहन हो। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ये प्रक्रिया जो होती है ना सांस्कृतिक, ये प्रक्रिया संस्कृतियों के आम उपभोग से चिन्हित होती है। जो इंटरनेट हो गया, ठीक है, लोकप्रिय संस्कृति हो गई, और मीडिया हो गया, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अगर आप लिखना चाहोगे, लिखना भी चाहिए क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आप क्या डाल सकते हो कि वैश्वीकरण से दुनिया भर में सांस्कृतिक तत्व हैं उनका आदान प्रदान होता है ना, ये तो हम बता ही चुकी मैं। फिर जो इंटर कल्चरल शिक्षा जो है वो समझ में आती है, इंटरस्टेट, इंटरनेशनल जो भी है। और वैश्वीकरण से लोगों की दुनिया भर की विविध संस्कृतियों के संपर्क में आने को मिलता है, विविध संस्कृतियों का पता चलता है ना। क्योंकि जब हम अलग अलग देशों में जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, तो वहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ का हमें पता चलता है कि किसी देश की क्या संस्कृति है, ये पता चलता है हमें। फिर सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय ज्ञान का वैश्विक महत्व बढ़ता है। किसी भी देश की जो स्थानीय ज्ञान होता है उसके बारे में पता चलता है। फिर सांस्कृतिक समरूपता की चिंता भी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर वैश्वीकरण से कुछ और आयाम है, सामाजिक वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम, बट इसके कुछ जो है, आप अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर कुछ लिखना चाहो कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हो कि वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय निगम ग्राहक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, तो है। फिर वैश्वीकरण से जो लेबर हो गया, बाजार हो गया, मूल्यों को प्रभावित करने से शोषण भी बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। और फिर वैश्वीकरण से एक चीज़ ये होती है कि वाणिज्यिक मीडिया जो है ना, उसकी बढ़ती उपलब्धता समाज के सांस्कृतिक प्रभावों को दबा देती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये वाला कर लेते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा का अधिकार। पर्यावरण की सुरक्षा का अधिकार का मतलब क्या होता है कि सबको ये अधिकार है, हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सके, और करनी भी चाहिए, और ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नागरिकों ये भी उनकी ड्यूटी बनती है कि वे समाज और अन्य जीवों के लिए, समाज हो गया या फिर अन्य जीवों के लिए खतरनाक गतिविधियाँ ना करें। ठीक है, ऐसे तो सुरक्षा होगी ना पर्यावरण की। फिर आप कुछ इसमें थोड़े से पॉइंट लिख सकते हो कि पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना हर नागरिक का कर्तव्य है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा है कि राज्य को जो है पर्यावरण की जो सुरक्षा करने के साथ साथ देश के वनों और एवं वन्य जीवों की भी सुरक्षा करने का अधिकार है, करना चाहिए। ठीक है, अब ये लागू कब किया गया था? इसको लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था 1986 में लागू किया गया था। और इसके तहत क्या चीज़ें आती हैं कि केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और उससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं ना, उसके लिए कुछ प्राधिकरण बनाने चाहिए। ये लिख सकते हो, लिखना है मतलब। फिर पर्यावरण अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने पर्यावरण अधिकार की पहल शुरू करी है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, पहल शुरू कर दी है। फिर आता है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार नागरिकों के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार क्या होता है?
ये आयाम हैं उसके, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसे लिखना है आपने। चलो फटाफट से नेक्स्ट कर लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में चिंता के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? ये जो हमने अभी डिस्कस किया वही होता है। इसके संरक्षण में मतलब हमारा जो पर्यावरण है उसको संरक्षण उसको बचाने के लिए चिंता के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? आप पर्यावरण की इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए जो चीज़ें जिम्मेदार हैं उनके बारे में लिखना है आपने। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जाए और उस सुरक्षा के बीच में आने वाली जो चिंताएं हैं, जो रुकावटें हैं, उनके बारे में लिखना है। ये तो आसान है, आप लोग बना भी सकते हो, खुद भी लिख सकते हो, बट चलो डिस्कस करते हैं। हाँ जी, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ना प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का मतलब पता होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है कि पृथ्वी के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा, संरक्षण और उचित प्रबंधन को संदर्भित करना, इसका मतलब है। इसका उद्देश्य क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवों, जंगल और जितने भी हमारे जल स्रोत हैं और जो हमारी वायु है, हवा, वायु गुणवत्ता को उसकी रक्षा करना, इसके पर्यावरण ये जो को रोकना, मतलब इन सारी चीज़ों को दूषित होने से रोकना है। इसमें संसाधनों का ना सतत उपयोग, प्रदूषण को कम करना, जैसे जैव विविधता की रक्षा करना। आप इसमें लिख सकते हो कि जैसे प्रदूषण को रोकना और जैव विविधता, विविधता, जैव विविधता हो गया, और उसकी रक्षा करना, और जलवायु परिवर्तन से निपटना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, ये शामिल है। संरक्षण का लक्ष्य जो है ना, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना होता है ना, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ स्वच्छ वायु, जल, उपजाऊ भूमि से लाभ उठा सकें आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानव व्यवहार को भी बढ़ावा देता है। मानव व्यवहार को कैसे बढ़ावा देगा? कि मानव जो है खुद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना कि पर्यावरण के लिए पेड़ों को नहीं काटना, गंदगी नहीं फैलाना, जो प्रदूषण है उसको नहीं फैलाना, तो ये मानव व्यवहार के ही अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये हम इसको ऐसे डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। अगर हम बात करें तो इसके फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हो वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई। वनों की कटाई किस लिए होती है? कृषि, लकड़ी कटाई, शहरी विकास के लिए। जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है ना, ये एक बड़ी चिंता है। वनों की कटाई से ना आवास की हानि, जैव विविधता में कमी और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होती है। ठीक है, एयर पोल्यूशन हो गया, उसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन होती है, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो जो चिंता के जो प्रमुख कारण है ना, उनमें आप सबसे ऊपर एक लिख सकते हो वनों की कटाई। दूसरा लिख सकते हो आप प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण में क्या होता है कि जो एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल और ओवर यूज ऑफ केमिकल्स आर हार्मफुल टू इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ, है ना। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर लिख सकते हो। पोल्यूशन डिस्टर्ब्स नेचुरल रिसोर्सेज साइकिल्स एंड थ्रेटन्स द वाइल्ड लाइफ। थोड़ा सा मैं हिंदी बता देती हूँ कि औद्योगिक गतिविधियाँ, कचरे से निपटना, रसायनों के अधिक उपयोग से होने वाली वायु, जल और जो भूमि प्रदूषण जो होता है, वो जो हमारा जो इकोसिस्टम है ना उसको और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रदूषण जो है ना वो प्राकृतिक चक्रों को बाधित करता है, और जो वन्य जीव होते हैं, वन्य जीवों के लिए तो सबसे ज़्यादा खतरा पैदा कर देता है ये सारी चीज़ें। फिर क्लाइमेट चेंज आ जाता है। क्लाइमेट चेंज में आप लिख सकते हो कि जीवाश्म ईंधन जलाने, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स और डिफोरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, है ना। वनों की कटाई जैसी मानव की जो गतिविधियाँ होती हैं वो वैश्विक तापमान में योगदान करती है। इसके कारण जो समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ता है। मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। ये क्लाइमेट चेंज में बता सकते हो। फिर ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या होना। इसमें क्या करेंगे आप कि अत्यधिक जो बढ़ती हुई मानव जनसंख्या है ना, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालती है, जिसके कारण होता क्या है कि अत्यधिक उपभोग होगा संसाधनों का, है ना। उपभोग हो जाएगा, आवास का विनाश होगा
और जल, वन, जीवाश्म, ये जैसे ईंधन होते हैं, इनके संसाधनों की आवश्यकता ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से कमी हो जाएगी। फिर है जैव विविधता की हानि। जैव विविधता में आप बोल सकते हो कि आवास के विनाश, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रजातियां होती हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, है ना। जैव विविधता की हानि पारिस्थितिकी तंत्र को कमज़ोर करती है, इकोसिस्टम को, और उनकी जो स्वच्छ वायु, जल, भोजन जैसी जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 6 पॉइंट कर लेते हैं इसको, अत्यधिक मछलियाँ पकड़ना। मछलियाँ पकड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, समुद्र में जब अत्यधिक मछली पकड़ने से जो मछलियों की एक तो संख्या घटती है, समुद्री जो इकोसिस्टम होता है ना उसको नुकसान पहुंचता है, और मछलियाँ पकड़ने से जो मछली पकड़ने पर जो निर्भर जो समुदाय होते हैं ना उनके जीवन यापन को भी खतरा होता है। फिर आता है आपका लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन, इसका मतलब क्या होता है? भूमि का क्षरण, भूमि, धरती का क्षरण। ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे? कृषि और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि का अत्यधिक उपयोग, मृदा अपरदन, ऐसे लिखते हैं ना, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, उर्वरक भूमि की हानि का कारण बनता है। इससे जो खाद्य उत्पादन में कठिनाई होती है और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है। फिर होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम? वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें आप ये लिख सकते हो कि कचरे का अनुचित निपटान होना चाहिए, विशेष रूप से प्लास्टिक कचरा एक बढ़ती हुई पर्यावरणीय समस्या है। ये आप लोगों को पता है, ये जो महासागर कूड़ेदानों को प्रदूषित तो करता ही है और वन्य जीवों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जितना भी जो कचरा होता है ना फैक्ट्रीज का, वो सारा का सारा जो है वो समुद्रों में फेंका जाता है, नदियों में फेंका जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा खतरा वन्य जीवों को हो रहा है। तो इस तरह से आप ये पूरा क्वेश्चन बना देना। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पर 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां करनी। गैर पारंपरिक सुरक्षा, भारत और शरणार्थियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, ये आपका क्वेश्चन है। गैर पारंपरिक सुरक्षा, NTS, इसका मतलब है सुरक्षा से जुड़े हुए नए तरह के खतरे और उनके स्रोत, ये होता है। ये खतरे न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश की सीमाओं के पार भी फैले हुए होते हैं। तो इन खतरों से निपटने के लिए किसी एक देश के प्रयासों से तो काम चलता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये जितने भी खतरे होते हैं ना, तो क्षेत्रीय वैश्विक स्तर पर, स्टेट लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर होते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं गैर पारंपरिक सुरक्षा के लिए क्या क्या होते हैं। जलवायु परिवर्तन हो गया आपका, ऊर्जा और भोजन जैसे संसाधनों की कमी, संक्रामक रोग, प्राकृतिक आपदाएं, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, मानव और नशीली सेवाओं की तस्करी, बड़े पैमाने पर प्रवास, साइबर जो अटैक होते हैं वो, सामाजिक राजनीतिक अशांतियाँ हो गई, ये इस तरह से आप इनको लिख सकते हो। सेकेंड है भारत और शरणार्थियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। इसके बारे में सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हो कि ये बना कब था। ये कन्वेंशन हुआ था, ये 1951 में बनाया गया था। इस कन्वेंशन में क्या था कि जो शरणार्थी थे, शरणार्थियों की परिभाषा, गैर वापसी सिद्धांत और शरणार्थियों को दिए जाने वाले अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये लिख दिया आपने। फिर आप ये बोलते हैं शरणार्थियों को यात्रा करने के लिए कुछ वीज़ा मुक्त, आप यहाँ लिख सकते हैं वीज़ा मुक्त या वीज़ा फ्री यात्रा का प्रावधान है इसमें। और 1951 के शरणार्थियों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है अभी। भारत के पास जो शरणार्थियों के अधिकार से जुड़ी कोई राष्ट्रीय कानून नीति अभी तक नहीं है। ठीक है। भारत में 1984 के जो यंत्रणा विरोधी संधि का हस्ताक्षर करता है, और इस संधि के तहत किसी शरणार्थी को उसकी इच्छा के बिना उसके देश वापस नहीं भेजा जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शरणार्थी हमारे देश में आ जाता है तो जब तक उसकी अपनी इच्छा नहीं होगी उसको ज़बरदस्ती उसके देश वापस नहीं भेज सकते। शरणार्थी होता क्या है पहले तो ये बताओ। शरणार्थी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो मानव अधिकारों के उल्लंघन या उत्पीड़न के डर से अपना देश छोड़ देता है। तुमने पिक्चर देखी होगी ना, डंकी देखी थी ना, उसमें शाहरुख खान और वो हीरोइन कौन होती है नाम नहीं याद आ रहा, वो
ये लोग अपना देश छोड़ के जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर शायद इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड में जब उन लोगों की वो जो ईयरिंग चल रही होती है ना, तब वो जो जो गर्ल है, जो हीरोइन थी, वो बताती है कि हमें अपने देश से खतरा है, इसलिए हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो वो यही है, इसीलिए तो वहाँ की जो कोर्ट थी उसने भी यही फैसला दिया था कि उनको ज़बरदस्ती इंडिया वापस नहीं भेजा था, क्योंकि उन्हें अपने देश से खतरा था, उन्होंने इस तरह से बताया था। तो ये वही चीज़ है, ठीक है, कि आप उनको ज़बरदस्ती उनकी कंट्री में नहीं भेज सकते, ठीक है। शरणार्थी, और ये बता कि शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण का अधिकार होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सामाजिक आंदोलनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वैश्विक सामाजिक आंदोलन क्या है? वैश्विक सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिसका उद्देश्य होता है उन मुद्दों को संबोधित करना जो दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे मानवाधिकार हो गया, और आपका पर्यावरण संरक्षण हो गया, है ना, सामाजिक न्याय और शांति, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें हो गई। फिर इन आंदोलनों में विभिन्न देशों संस्कृतियों से लोग मिलकर जागरूकता बढ़ाते हैं और नीतियों को बदलने और सरकारों या संगठनों पर प्रभाव बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा, इसकी विशेषताओं में आप क्या लिखोगे? विशेषताओं में आप ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट होता है कि वैश्विक पहुंच। इसमें क्या लिखेंगे कि यह आंदोलन जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए विभिन्न देशों के लोगों को एक सामान्य लक्ष्य की ओर एकजुट करता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे प्रौद्योगिकी का उपयोग। कैसे करेंगे आप इसको? इसका मतलब होता है कि वैश्विक सामाजिक आंदोलन अक्सर संगठन, जानकारी फैलाना और समर्थकों को संगठित करने के लिए इंटरनेट हो गया और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। इस तरह से प्रौद्योगिकी का उपयोग है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़। फिर तीसरा हो जाता है ग्रास रूट मतलब ग्रास रूट भागीदारी, ज़मीनी स्तर पर भागीदारी। ये आंदोलन अक्सर ना सामुदायिक स्तर पर लोगों द्वारा चलाए जाते हैं, जहाँ लोग अभियान में इस अभियान में नेतृत्व करते हैं और भाग भी लेते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराना। इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे कि यह आंदोलन जो है ना समानता, ठीक है, मानवाधिकार और पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक न्याय जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हो। फिर एक पॉइंट और लिख सकते हो कि अहिंसक गतिविधियाँ, वो गतिविधियाँ जिसमें आप कई वैश्विक सामाजिक संगठन आंदोलनों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए अहिंसक गतिविधियाँ जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो गया, याचिकाएँ देना, जागरूकता अभियानों का उपयोग करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि संस्कृतियों के बीच सहयोग कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा कि ये आंदोलन ना विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से लोगों को एकत्रित करते हैं, मतलब अलग अलग जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ होती हैं ना, अलग अलग जगहों से लोगों को लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे वैश्विक एकता और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई होप तुम्हें थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे पॉइंट आपने लिखने हैं, और अगर आपके दिमाग में कुछ और आता है आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा सा आंसर बनाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही था आज का पेपर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।